एंगुलर वेलोसिटी। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ये क्या है? लीनियर। हाफ तो सेम है। तो इधर कौन है? m। इधर कौन है? समझ में आ रहा है? m का काम किससे किया जा रहा है? I से, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी के लिए करस्पॉन्डिंग रिलेशन है ओमेगा से, उसको बोलते हैं एनालॉजी। लीनियर वेलोसिटी एनालॉग टू द एंगुलर वेलोसिटी, सो मास इज एनालॉग टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो काम लीनियर मोशन में मास करेगा वो काम रोटेशनल मोशन में कौन करेगा? I, मतलब कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। लेकिन वो डिस्टेंस किधर से? किधर से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास इनटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे सब टर्म का एडिशन, दैट इज व्हाट? मोमेंट ऑफ। मोमेंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन है ना, साइन कुछ नहीं है, मतलब प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? इन दोनों का। इन दोनों में कौन कौन है? मास और क्या है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? मास का ही। किधर से? समझा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन भी आता है 2 मार्क के लिए। ओके, तो कैसे लिखना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका? मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स डिस्टेंस, इट्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन किधर से? फ्रॉम द रोटेशन। ऐसे सब टर्म का एडिशन, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशन मोशन एज दैट ऑफ द मास इन लीनियर मोशन। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो इतना। चलो, ये डायग्राम में क्या है? मैंने क्या बताया कि इरेगुलर शेप का बॉडी है, वो n नंबर ऑफ मासेस से बनी हुई है। उसमें से कुछ मास का मैं नाम लिखता हूँ। क्या नाम है? m1, m2, m3 अप टू व्हाट? mn। हर एक मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1, r2, r3, r4। ये डायग्राम है। और ये बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट हो रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये सबके लिए सेम है। हर बॉडी का जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या रहेगा? उस पॉइंट, उस लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा। v1, v2, v3, v4 जो इधर लिखा था मैंने, इतना वो डायग्राम का मतलब क्लियर है? चलो देखो, आरओटी लिखो इधर। आरओटी का मतलब रोटेशन। समझा? चलो, अभी एक नया टर्म सीखने जा रहे हैं, वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ व्हाट? गायरेशन। चलो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर से एक क्या दे रहा हूं मैं? क्या दवा क्या मैंने बताया? हाँ, इरेगुलर शेप का बॉडी ड्रॉ किया, बराबर है। उसमें उसका स्पीड जो कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट। ठीक है, हर पॉइंट का अलग अलग डिस्टेंस है। ये मास m1 है, उसका डिस्टेंस r1। ये मास m2 है, उसका डिस्टेंस r2। ये मास m3 है, उसका डिस्टेंस r3 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। अभी इस बॉडी का टोटल मास है n। ठीक है, अगर इस बॉडी के बजाय अगर मैं उसी बॉडी के मास का एक पॉइंट ले रहा हूं, रिप्लेस कर सकतो ना आपण। ज्या मासची बॉडी है तेवढ्याच मासचा एक छोटा बॉब घेतला। बॉब म्हणजे एक पॉइंट मास। इसका पूरा बॉडी का मास कितना है? n। उतने ही मास का मैंने एक छोटा ऑब्जेक्ट लिया, मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन उतने इधर ही रखा। तो अब ये बॉडी के लिए मैंने रिप्लेसमेंट किससे किया? बॉब से या छोटे से मास से। लेकिन
उसका मास और पूरे बॉडी का मास क्या है, सेम। अभी जैसे इसका डिस्टेंस अलग अलग है हर का, तो उसके लिए इस बॉडी के लिए एक ही डिस्टेंस है, वो है k। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझो ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, I is equal to 1 to n mi r/2। इस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे I is equal to mk²। क्यों? क्योंकि इधर r1 r2 r3 अलग अलग डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर और उसका प्रोडक्ट। लेकिन इसके लिए अलग अलग मासेस है, लेकिन इसके लिए मास एक ही है और डिस्टेंस भी क्या है, एक ही है। मतलब मैंने क्या किया, ये जो सिस्टम है उसको मैंने दूसरे तरीके से लिखा, यही सिस्टम को मैंने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो इधर जो k काम कर रहा है ना, k उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं? तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या हुआ, एक बॉडी है, उसी बॉडी के मास का एक अगर पॉइंट लेता हूं मैं, जिसको एक्चुअली बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? मैंने सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट सिखाते समय बताया था कि पूरे बॉडी को अगर बैलेंस करना है, जैसे समझो मुझे इसको बैलेंस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे पॉइंट ढूंढता हूँ जिधर मेरी बॉडी बैलेंस होती है, बराबर है। उस पॉइंट को बैलेंस करता तो पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है, मतलब उस बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो मैंने क्या किया, इस बॉडी को हटाया और क्या लिया मैंने, उसका सेंटर ऑफ मास। और वो सेंटर ऑफ मास का किससे डिस्टेंस लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो वो जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन इज व्हाट, डिस्टेंस। ये पहले बात याद रखो दिमाग में कि रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब डिस्टेंस है, रेडियस ही नाम है ना। अभी डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में होता है, बराबर है। उसमें दो पॉइंट कौन से है, एक है सेंटर ऑफ मास, दूसरा कौन सा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी सेंटर ऑफ मास को कैसे बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट ऑन दैट बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब बॉडी पे ऐसा एक पॉइंट है कि जिधर पूरे बॉडी का मास क्या हो चुका है, कॉन्सेंट्रेट हुआ रहता है। ऐसा पॉइंट मतलब कौन, सेंटर ऑफ मास। तो मैं देखो मैं डेफिनेशन कैसे तैयार कर रहा हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन की। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। टू पॉइंट कौन सा, एक पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, लेकिन मैं खाली सेंटर ऑफ मास बोल के छोड़ूंगा नहीं, उसको डिफाइन करूंगा। द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एंड दूसरा पॉइंट कौन सा, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज नोन एज व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये पॉइंट जो है मैंने अभी बाहर निकाला। कभी कभी ऐसे हो सकता है ना, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा, तो अलग अलग डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है, तो उसको हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोल सकते हैं। अगर समझ में आया तो लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन। Radius of gyration is defined as, radius of gyration is defined as distance between, तो लिख रहा है ना अमन, radius of gyration is defined as distance between axis of rotation, axis of rotation and point where whole mass of the body and a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated, is what, supposed to be concentrated। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज व्हाट, क्या रहेगा, डायरेक्शन डिस्टेंस ना। यूनिट क्या होता है डिस्टेंस, बताओ, एकदम इजी है, मीटर। राइट डाउन, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज मीटर।
SI यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज मीटर। डायमेंशन क्या आएगा? सिंपल, L1 M0 T0। L1 मतलब लेंथ ना, L1 तो मीटर का एम नहीं है, वो मास का एम है डायमेंशन। L1 M0 T0 देखो, डायमेंशन ऑफ K बोलो, रेडियस ऑफ गायरेशन पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। K कैपिटल K, स्पेसिफिकली कैपिटल K। सो डायमेंशन ऑफ कैपिटल K इज व्हाट? L1 M0 T0। L1 M0 T0 समझा कि नहीं इधर तक कुछ? अभी K का मीनिंग देखते हैं हम लोग, क्या मीनिंग होता है K का। उसको बोलते हैं K का सिग्निफिकेंस। अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत बार पूछा गया है, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन एंड गिव इट सिग्निफिकेंस, ऐसे क्वेश्चन आता है। अभी सिग्निफिकेंस मतलब उसका कंसेप्ट क्या है वो बताना है, मीनिंग क्या, उससे क्या पता चले। मुझे बताओ, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब कौन से 2 पॉइंट का डिस्टेंस? कौन से 2 पॉइंट का डिस्टेंस? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी अगर मैं इधर लेता हूं तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हुआ? कम हुआ कि ज्यादा हुआ? अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी में दूर लेता हूं तो रेडियस ऑफ गायरेशन कम है कि ज्यादा? लेकिन सेंटर ऑफ मास कम ज्यादा करना मेरे हाथ में है कि बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन के हाथ में? मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बॉडी का मास यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, मतलब इधर नजदीक है बॉडी का मास, सब मास इधर ही है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी इधर है। अगर बॉडी में से सब मास दूर दूर है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा? दूर होगा। इसका मतलब क्या है? जब मेरा सेंटर ऑफ मास दूर रहेगा तो मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा रहेगा। सेंटर ऑफ मास दूर कब रहता है? जब वो बॉडी के जो पॉइंट मासेस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर है, उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। एग्जाम्पल, समझो इस बॉक्स में मैंने कुछ मटेरियल डाला, कुछ भी मटेरियल, चाहे वो शार्पनर हो, पेंसिल हो, छोटा पेंसिल या कुछ भी, चाहे कॉइन्स हो। अगर मैं उसको एक एंड पे डालता हूँ, एक कॉर्नर पे, तो मुझे बताओ उस बॉडी को मैं इधर बैलेंस करूँ या इधर बैलेंस करूँ? इधर ना। क्यों? क्योंकि मेरे जो मासेस है इसके अंदर वो किधर गए? एक साइड में गए। तो मासेस जिधर ज्यादा है उसी डायरेक्शन, उसी साइड में मेरा क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास। अगर उस सबको मैंने इधर ले लिया तो सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा, उसको मैंने इधर ले लिया तो सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा। मतलब मास आपके किधर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है, और सेंटर ऑफ मास के लोकेशन के हिसाब से डिफाइंड रहता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन कितना रहेगा। इसका मतलब आपके बॉडी के सब मासेस अगर दूर दूर सिचुएटेड है, ये बॉडी है और दूर दूर मासेस है, ज्यादा डिस्टेंस है, तो सेंटर ऑफ मास दूर रहेगा और रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है। बराबर है? इससे भी और थोड़ा डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा देखो। हमने इमेजिन करो कि ये सेम बॉडी है लेकिन इधर एक्सियल रोटेशन मिडल में है, तो इधर कंपैरेटिवली डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है सभी मास का, लेकिन इधर के मासेस इधर नजदीक है, लेकिन इधर के मासेस के बारे में क्या है? लंबे है ना, दूर है ना। तो मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास एक्सियल ऑफ रोटेशन के नजदीक मिलेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास एक्सियल ऑफ रोटेशन के नजदीक मिलेगा? इसका ना, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? थोड़ा सा दूर रहेगा, क्योंकि सब मासेस क्या है? एक्सियल ऑफ रोटेशन से दूर है। लेकिन इधर एक्सियल रोटेशन से सब ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो उसका सेंटर ऑफ मास इसके नजदीक आएगा। सेंटर ऑफ मास नजदीक आता है मतलब क्या हुआ? रेडियस ऑफ गायरेशन कम रहेगा। सेंटर ऑफ मास दूर है मतलब क्या हुआ? रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? रेडियस ऑफ गायरेशन के वैल्यू से पता चलता है कि मेरे मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक सिचुएटेड है कि उससे दूर दूर सिचुएटेड है। उसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। तो रेडियस ऑफ गायरेशन से पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अराउंड मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं
वो मुझे किससे पता चलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि वो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर। सेंटर ऑफ मासेस के ऊपर डिपेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। समझा? ये जो मैंने अभी मीनिंग बताया उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अभी आप काम करोगे, वो रेडियस ऑफ गायरेशन का पूरा पैराग्राफ पढ़ो। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछो। टेबल नंबर 21 क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो जरा। अलग अलग शेप्स दिया है, ज्योमेट्रिकल शेप्स। पहला शेप दिया है आपको रिंग या होलो सिलेंडर। इधर देखो, एक एक शेप आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इमेजिन करो कि ये थिन रिंग है, ठीक है। अभी उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इमेजिन करो वो सेंटर से पास हो रहा है। जैसे भी कोई व्हील घूमता है ना, लेकिन वो व्हील भी रिंग जैसे इमेजिन करो। व्हील मतलब पूरा भरा हुआ भी रह सकता है, सॉलिड व्हील भी हो सकता है, लेकिन ये एम्प्टी है, मतलब ये रिंग है खाली। और वो क्या हो रहा है, एक एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, ठीक है। उस केस में उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसने रेडीमेड दिया है, उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू mRc। ठीक है, अभी हम लोग अलग अलग शेप के बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने वाले। ओके, तो अभी मैंने किसका बताया, थिन रिंग, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, I इज इक्वल टू mR², where m is what, मास ऑफ द टोटल रिंग, टोटल मास ऑफ द रिंग। R इज व्हाट, इसका डिस्टेंस, किधर से, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस किधर से पास हो रहा है, हम लोगों ने माना है सेंटर से पास हो रहा है। एंड क्या है, इस प्लेन को, ये रिंग का प्लेन, उसको क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के पोजीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है। ओके, अभी दूसरा हमने फॉर्मूला दिया है स्फीयर के लिए। स्फीयर मतलब वो सॉलिड स्फीयर है, मतलब पूरा भरा हुआ फुल बॉल जैसे। तो उसके सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, तो उस कंडीशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी उसके लिए दिया है, उन्होंने रिंग के लिए दिया, स्फीयर का पीछे है वो समझ में नहीं आया मुझे, उन्होंने रिंग के लिए दिया, लेकिन वो रिंग बताया नहीं बराबर, वो समझो रिंग ही है, जो ये रिंग था वही रिंग है, लेकिन इस रिंग में क्या हो रहा है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जा रहा है और प्लेन को परपेंडिकुलर है। अभी इसमें क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जा रहा है, लेकिन वो रिंग के प्लेन में, रिंग के प्लेन में मतलब क्या, अगर समझो ये बुक है, ये बुक से एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जा रहा है और ये बुक ऐसे रोटेट हो रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन को परपेंडिकुलर है, लेकिन उसी बुक को मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे रोटेट किया, बराबर, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वही हो गया ना, सेंटर से जा रहा है, लेकिन वो बुक के प्लेन में आ गया। तो सेम इधर केस दिया है उन्होंने, ये केस है जिधर प्लेन ऑफ द रिंग इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, पैरेलल है उस प्लेन में, रिंग के प्लेन में, तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा हाफ mR²। क्या आएगा, क्यों ऐसे चेंज हुआ, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन चेंज होगा तो उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आएगा, चेंज होगा। तो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। तो रिंग का समझा, उसमें क्यों डिफरेंस आया, डिफरेंस क्यों है, इधर mR² इधर हाफ mR² क्यों है, रीजन क्या है, क्योंकि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर क्या है, परपेंडिकुलर है रिंग के प्लेन को, और इधर क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ द रिंग है, मतलब पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग, तो अलग अलग है। उसके बाद उन्होंने कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है, एंगुलर रिंग ऑफ थिक वॉल्ड, मतलब ये अभी थिन था ना, अभी वही रिंग है लेकिन उसका भी थिकनेस ज्यादा है, इमेजिन कर सकता, तो उसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन समझो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बताया है, हाफ m r² प्लस r1²। इसका मतलब क्या,
अभी इधर आप देखोगे तो वो 3 है, मतलब ये डिस्टेंस कुछ मायने नहीं रखता, टोटल हम लोग आर ही पकड़ेंगे, लेकिन इधर डिस्टेंस कम है, इधर डिस्टेंस ज्यादा है, तो आर पकड़ेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए एक क्या बोला उन्होंने? R1 बोला। जो छोटा डिस्टेंस है वो क्या है? R1, बड़ा डिस्टेंस है वो R2। तो उसका फॉर्मूला क्या आया? ये रिंग के लिए, लेकिन डिग्री ज्यादा है, हाफ M/R2² प्लस R1²। डिफरेंस समझ में आ रहा है? लेकिन इस केस में रिंग किधर से पास हो रहा है? सॉरी, एक्सल रोटेशन किधर से पास हो रहा है? सेंटर से, और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। यूनिफॉर्म डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, मैं उसका मीनिंग बताते जा रहा हूं आपको। ठीक है, ये टेबल एक्सप्लेन कर रहा हूं इन शॉर्ट। अब ये डिस्क है, अभी रिंग नहीं है, डिस्क है। डिस्क का मतलब क्या? टाकली असते ना घरामध्ये, वैसे डिश, वैसे वो डिस्क है। ठीक है, समझो वो भी हम लोग घुमा रहे हैं, किसके आ रहा हूं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर से पास हो रहा है? सेंटर से। और क्या है वो? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है? 1/2 mr²। आपको याद रखना है, याद रखने के लिए कुछ शॉर्टकट्स हम लोग देखेंगे। खाली मैं आपको क्या कर रहा हूँ? इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आर क्या है? रेडियस, उसको ऐसे बोल सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सर्कमफरेंस, मतलब रेडियस होगा। तो जब ये सेंटर से पास होगा तो डिस्टेंस मतलब रेडियस ही होगा ना। ठीक है, अभी वही डिस्क के, यही डिस्क है, वो सेम डिस्क है। अभी उसको ऐसे पकड़ा था, ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर से आया, उसका फॉर्मूला चेंज हुआ, हो गया 1/4 mr²। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद लिया है थीन वॉल्ड होलोस्फीयर। थीन वॉल्ड होलोस्फीयर मतलब अभी क्या लिया है? फुटबॉल समझते हैं आपको? फुटबॉल अंदर से भरा हुआ रहता है, मतलब किस मटेरियल से, या खाली हवा रहता है उसमें? हवा रहता है ना, लेकिन उसका थिकनेस बहुत कम होता है। फुटबॉल का जो सरफेस है बहुत पतला रहता है ना, तो उसको बोलते हैं थीन वॉल्ड होलोस्फीयर, अंदर से खाली। अब ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग घुमाएंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, अंदर कुछ भरा नहीं है, हवा है, खाली एम्प्टी है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? उन्होंने क्या दिया है? 2/3 mr²। क्या दिया है? 2/3 mr²। आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अगर वही होलोस्फीयर पूरा भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर बन गया है, तो इसमें सब हम लोगों ने डाल दिया कुछ ना कुछ, पूरा भरा हुआ है, गोला पूरा भरा हुआ है, तो उसका मोमेंट